Article 1 of the Indian Constitution says India is a union rather than a federation. दोस्तों मैं आपके सामने फिर पेश हूं अपनी फार्म बिल सीरीज का सेकंड एपिसोड के साथ। लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन इसके बारे में बताया था कि इनमें क्या क्या अंतर है और क्या सामान्यताएं हैं, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलर है। आज इस लेक्चर का ये जो एपिसोड मैं बना रहा हूं इसका सेकंड लेक्चर है। इसमें अब मैं आपको ये बता दूंगा कि इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कौन सी टाइप अडॉप्ट की और क्यों की। देखिए दोस्तों, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि संविधान किस तरीके का बनाया जाए या कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया जाए। क्या यूनियन को अडॉप्ट किया जाए या फेडरेशन को अडॉप्ट किया जाए। जब फेडरेशन के अडॉप्ट करने की बात उठी तो कई लोगों ने यह बोला कि अगर हम हर किसी को रीजनल ऑटोनॉमी दे देते हैं या फिर एक कैरेक्टर जैसे कि आप ले लीजिए उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हर स्टेट को एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे देते हैं, तो जो हमने इतनी मुश्किल से जो संघर्ष किया है जिसमें हमने नेशनल यूनिटी की बात की, नेशनल आइडेंटिटी की बात की, कहीं उसमें फिर से कोई मिलावट ना आ जाए या फिर कहीं उसमें कोई बाधा ना खड़ी हो जाए। और जब दूसरी साइड बात हुई यूनियन की तो कई लोगों ने चर्चा में यह बात कही कि अगर हम यूनियन का मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो सारी की सारी पावर जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगी सेंटर के पास। और जबकि जो हमारी आजादी थी उसमें जिस डेमोक्रेसी का हमने सपना दिखाया था उसमें हमने ये बताया था कि हम पावर को पूरे लो लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नीचे से निचले तबके तक हम इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो परेशानी ये थी कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया जाए, यूनियन का या फेडरेशन का। तो जो इसका सॉल्यूशन निकल के आया वो आया क्वासी फेडरल, यानी कि एक ऐसी फेडरेशन या एक ऐसी यूनियन जिन दोनों को मिला के हम एक नया मॉडल खड़ा कर सकते हैं। क्वासी फेडरल का मतलब होता है फेडरेशन से मिलता जुलता। अब दोस्तों आज मैं आपको यह बताऊंगा कि हम कैसे हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहते हैं। पावर या फिर कौन कौन सा कैरेक्टर है, कौन कौन सा फीचर है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बनाता है। देखिए, पहला अगर मैं यूनिटरी की बात करूं या फिर अगर मैं सबसे पहले फेडरेशन की, इसके फेडरल फीचर्स की बात करूं, पहला ले लीजिए ड्यूअल पॉलिटी। एक सरकार केंद्र में है, एक सरकार राज्य में है। ड्यूअल पॉलिटी, दो नेचर हैं गवर्नमेंट के, एक सेंटर में है, एक स्टेट में है। देखिए ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, कारण जो स्टेट में गवर्नमेंट होगी वो स्टेट के लोगों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करेगी। जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि सेंटर के लिए यानी कि नेशनल लेवल के लिए लोगों की क्या एस्पिरेशंस है। तो ड्यूअल पॉलिटी। दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक फेडरल गवर्नमेंट या एक फेडरेशन विदाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया जाएगा कि किस स्टेट की कितनी पावर है या सेंटर की कितनी पावर है, किसी की भी कितनी पावर्स हैं या किसका क्या रोल है वो पर्टिकुलरली डिफाइंड होगा। जैसे कि आप जानते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन है वेल अरेंज्ड, वेल कॉडिफाइड, यानी कि प्रॉपर पैटर्न तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यह सेकंड फीचर। थर्ड फीचर दोस्तों, थर्ड फीचर जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड फीचर मैंने लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म्स बिल सीरीज जिसके लिए मैंने ये दो लेक्चर बनाए ताकि एक आम इंसान को भी कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ जाए, मेरा मेन मकसद ये था डिवीजन ऑफ पावर। आर्टिकल 246, मैं फिर बोल रहा हूं, आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द पावर्स of three lists, that is union list, state list and concurrent list। आर्टिकल 286 जो है वो इन तीनों लिस्टों की पावर्स के बारे में बताता है।
आप सोच रहे होंगे कि यूनियन लिस्ट क्या है। देखिए, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर जितने भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट हैं उस पे एक्सक्लूसिव जो मेन जुरिस्डिक्शन जो है वो सेंटर की होती है, यूनियन की होती है। स्टेट लिस्ट में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उस पे कानून बनाने की जो अनुमति होती है वो स्टेट की होती है। और फिर आ जाता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों को पावर्स दी गई हैं, मगर अगर कभी किसी टॉपिक पे कन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सेंटर स्टेट की पावर को ओवरराइड कर सकती है, यानी कि केंद्र का अधिकार राज्य से ज्यादा माना जाएगा। यूनियन लिस्ट में आपके पास कितने, सेंट्रल लिस्ट में आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? 97। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 66। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? 47। अब दोस्तों इसमें एक पॉइंट आएगा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीकल्चरल फार्म बिल से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो किसी भी डिबेट में डिस्कस नहीं हो रहा। देखिए, यूनियन लिस्ट में एग्रीकल्चर को लेके 4 जगह जिक्र हुआ है, 4 एंट्रियां हुई हैं, मगर वहां पे कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि सेंटर की पावर है एग्रीकल्चर पे कानून बनाने के लिए, यानी कि सेंटर के पास कोई पावर नहीं है एग्रीकल्चर पर कानून बनाने के लिए। ये सेंटर लिस्ट में 4 जगह जहां एंट्रियां, वहां पे ये बोला गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्रीकल्चर का जो फार्म बिल है, मैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहा हूं अभी। ओके, दूसरा, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर को लेके 8 जगह एंट्रियां हैं। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर को लेके 8 जगह एंट्रियां हैं, जहां पे ये बताया गया है कि स्टेट एग्रीकल्चर पे कानून बना सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सेंटर के पास एग्रीकल्चर को लेके कोई पावर नहीं है, जो कि सेंट्रल लिस्ट में 4 जगह डिस्कस भी किया है, और स्टेट के पास पावर्स हैं जो 8 जगह डिस्कस किया गया है। ये वैलिड पॉइंट था। ये पॉइंट ये बताता है कि जो कानून केंद्र सरकार बना रही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आइए जरा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स को देखते हैं। यूनिटरी फीचर्स क्या? पहले सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान। आप देश में कहीं पे भी चली जाइए, एक जैसे फंडामेंटल राइट्स हर किसी को अवेलेबल है ना। अगर आर्टिकल 14 जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट के लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो वही आर्टिकल 14 महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब उधर के लोगों के लिए भी इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना। यानी कि सेम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हर किसी के लिए बराबरी से चलेगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए, केंद्र बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यूनिटरी फीचर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है। सेंटर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको पता होगा, जब इमरजेंसी लगती है, चाहे वो आर्टिकल 352 की हो, 356 की हो, 360 की हो, 360 की आज तक कभी लगी नहीं है, जब भी इमरजेंसी लगती है उसके बाद या उस समय सेंटर के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। इवन कि वो स्टेट लिस्ट के कानूनों के, स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं, जब इमरजेंसी लगती है, जो स्टेट लिस्ट में टॉपिक्स हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं, उस समय सेंटर उन पे भी कानून बना सकती है। इधर से पता चलता है कि सेंटर बड़ा स्ट्रांग है। और तीसरा जो लास्ट है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब हमारे यहां पे जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट एंड द मेन एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, है ना। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी नागरिक को अगर उसके राज्य से न्याय नहीं मिल रहा, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो नागरिक चाहे पंजाब का हो, वो नागरिक चाहे जम्मू कश्मीर का हो। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको बता दिया कि इंडिया ने क्वाजी फेडरल को अडॉप्ट किया, फेडरेशन के आपको फीचर्स बताए, यूनिटरी के आपको फीचर्स बताए, फार्म बिल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज कहां हुई है वो बताया। इसके साथ ही जो मेरा अगला लेक्चर बनेगा वो फार्म सीरीज को कंटिन्यू करेगा, और वो एक आम इंसान को भी समझा देगा कि
क्या क्या खामियां रह गई हैं, मगर उसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछिए कीजिए, ठीक है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।